हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम। उसमें हम डे 12 की बात करेंगे। डे 11 हमारे 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर दिया है 5-6 वीडियो में। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया था। इंडियन ज्योग्राफी भी अब आधे से ज़्यादा हो चुकी है। कुछ ही वीडियो हैं जो कि अब मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा इंडियन ज्योग्राफी की। फिर हम क्या करेंगे, कुछ अन्य सब्जेक्ट है जो कि हम करने वाले हैं उसके बाद। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक सारी 10 दिन की, तो आप उनको ज़रूर देखना। वहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ज़्यादा हेल्प देखने को वहाँ पर से मिलेगा आपको। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में जलवायु की बात करेंगे, और भारत में हम नदी परियोजनाओं की बात करेंगे और सिंचाई की बात करेंगे। देखो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं, और महत्वपूर्ण जो बात हैं परियोजनाएं हैं वो पूछ ली जाती हैं। भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है वो पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे पटवारी लेखपाल हो, पुलिस कांस्टेबल हो या फॉरेस्ट गार्ड, या फिर आपके आने वाले ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। जो पल भर में बदल जाए उसे कहते हैं मौसम, और जो सालों साल में या फिर बहुत सालों के बाद परिवर्तित हो, जिसको बदलने में बहुत समय लगे, उसको कहते हैं जलवायु। तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन को इसी तरीके से समझने की कोशिश करें। जो पल भर में बदल जाए वो है मौसम, और जिसको बदलने के लिए बहुत समय लगेगा उसको हम बोलेंगे जलवायु। तो मौसम और जलवायु में थोड़ी सी डिफरेंस आप इतना सा ध्यान में रखो, बाकी आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। अगर हम बात करें जलवायु की, आज हम शुरू करने वाले हैं भारत जलवायु। अभी हम भारत की जलवायु की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जलवायु की बात कर रहे हैं। कोई भी जलवायु है, किसी भी देश की जलवायु है, तो वो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, देखो भाई क्या क्या हो सकते हैं इनके कारक। पहला जो महत्वपूर्ण कारक है, जो सर्वाधिक प्रभावित करता है किसी भी जलवायु को, किसी भी देश के जलवायु को, वह है अक्षांशीय स्थिति। क्या है? अक्षांशीय स्थिति। इसका मतलब यह है कि जब हम ग्लोब पढ़ रहे थे तो ग्लोब में हम देख रहे थे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कर्क रेखा आती है 22.5 में, और इसके नीचे से नीचे हम बात करते हैं मकर रेखा की। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भारत स्थित है। यहाँ पर है भारत। अभी हम देखेंगे इसको। अब हम पहले इसी में आते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं आपके। दूसरा है यहाँ के ऊंचाई कि वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है जलवायु में। समुद्र तल से निकटता, समुद्र तट से कितना दूर है, कितना पास है, वो निकटता। वहाँ की पवनों की दिशा क्या है, पवनों की दिशा क्या है, वहाँ पर पवनों की दिशा, और वहाँ का तापमान कैसा है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। जैसे कि मिट्टी हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक कारक कौन सा है, तो हम बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति। अब अगर हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें, यहीं पर मैं लिख देता हूँ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि भारत की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है हिमालय। देखो मैंने कहा ना कि कोई भी ऊंचाई है, हिमालय की एक ऊंचाई है, ये भी प्रभावित करेगी। और दूसरा करेगा यहाँ का समुद्र। समुद्र कहाँ पर स्थित है? ये वाला समुद्र, हिंद महासागर।
ये नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो दूसरा है हमारा हिंद महासागर, जो कि भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु देखो भाई, उष्ण कटिबंधीय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए आएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। भारत की कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि भारत की है। अब एक उष्ण कटिबंधीय किस प्रकार से है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर मानसूनी किस प्रकार से, उसको भी हम समझेंगे। देखो मैंने कहा कि ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब भारत यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा में, कर्क रेखा हम भारत से होकर गुजरती है, तो हमने ये देखा था। तो इसलिए ये जो भारत है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए हम इसकी जलवायु को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जलवायु कहते हैं। दूसरा इसमें मानसून है। मानसूनी जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है, यहाँ पर है हिमालय, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, देखो भाई यहाँ पर, और यहाँ पर है हिंद महासागर। तो हिमालय और हिंद महासागर से प्रभावित होने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत पर आके वर्षा करती हैं, इसलिए भारत की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, मानसूनी जलवायु होती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें हैं जो कि अब हम वर्षा की ओर चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर हमने हिमालय देखा, और देखो इस प्रकार से, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर है अरब सागर, ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये है हमारा उत्तर, और ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और यह है पश्चिम, यह है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पहले इसको समझने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है। वैसे तो भारत में 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, लेकिन अगर हम वर्षा की बात करें तो मुख्यतः 2 ऋतुओं में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, और मानसूनी वर्षा होती है। और वो 2 ऋतुएं कौन सी हैं भारत में, भारत की 2 ऋतुएं कौन सी हैं, एक तो है शीत ऋतु, शीत ऋतु जो कि आपके 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का समय होता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर, ये वाला समय है जिसमें भारत में वर्षा होती है, 15 दिसंबर से 15 मार्च और 1 जून से 15 सितंबर तक। अब हम पहले देखेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु चूँकि अभी शुरुआत हो चुका है, अब शीत ऋतु का धीरे धीरे अब शीत ऋतु आने वाली है भारत में, दिसंबर का महीना जैसे लग जाएगा, तो हम इसी को लेके चलते हैं। देखो शीत ऋतु में क्या होता है, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के पश्चिम में यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या है, भूमध्य सागर है। यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है भाई, हमने विश्व भूगोल में पढ़ा था भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, और ठंडी हवाएं एक चक्रवात के रूप में जब यहाँ पर से उठती हैं, इस भूमध्य सागर से ठंडी हवाएं उठती हैं ऊपर की ओर, और ये चक्रवाती हवाएं होती हैं। जब ये हवाएं भारत की ओर आती हैं इस प्रकार से, तो ये भारत में यहाँ पर हिमालय देखो, हिमालय से टकराती हैं। तो जब ये हिमालय से टकराती हैं, इनकी पवनों की दिशाएं कुछ भारत की ओर चली आती हैं इस प्रकार से, और कुछ दिशाएं भारत से ऊपर की ओर चले जाती हैं, यानी कि चीन, रूस, इस वाले क्षेत्र में चले जाती है। लेकिन जो ये भारत में जो हवाएं आती हैं, इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इन हवाओं को क्या बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है,
पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, जो कि भूमध्य सागर से हवाएं निकल के आती है, ठंडी शीत हवाएं, ये अपने साथ नमी लेके आती हैं। जब नमी लेके आएंगी तो यहाँ पर हिमालय है, हिमालय में बर्फ है, जब बर्फ के साथ ये नमी और भी क्या करेगी, वर्षा की जो नमी है उसको लेके आएंगी। और यहाँ पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड वाला हमारा क्षेत्र हो गया, मसूरी वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर ये क्या करती है, भारी हिमपात करती है और कुछ मात्रा में ये वर्षा करती है। कब? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में कौन सी यहाँ पर धाराएं हैं जो कि भारत में वर्षा कराती हैं? तो पहला कारक है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है भाई। कब? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। देखो फिर है यहाँ पर उत्तर और यह है पूर्व। तो यहाँ पर से जो हवाएं आएंगी उनको हम बोलेंगे क्या? उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं। यहाँ से भी उत्तर पूर्वी हवाएं हैं जो कि आती हैं, और ये कब आती हैं? शीत ऋतु में आती हैं, और ये भी भारत में वर्षा का एक कारण है। उत्तर पूर्वी मानसून इसको कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी हवाएं। अब देखो ये जब उत्तर पूर्वी हवाएं भारत में आएंगी तो भारत का ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? स्थल है, स्थल मंडल है, यहाँ पर भूखंड है। जब कोई भी हवाएं स्थल मंडल से आएंगी तो अपने साथ नमी लेके नहीं आएंगी। जब नमी लेके नहीं आएंगी तो इन हवाओं में वर्षा की मात्रा कम होगी। जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो ये भारत में वर्षा कम करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहना ज़्यादा सही रहेगा। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में कम वर्षा होती है, लेकिन देखो यहाँ पर से कोई जो इसकी उत्तर पूर्वी मानसून की कुछ हवाएं, कुछ धाराएं इस तरफ भी आएंगी ये। अब देखो ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए आ रही हैं। जब बंगाल की खाड़ी से होते हुए आ रही हैं, इस प्रकार से भारत के किसी न किसी तट पर टकराएंगी, ये भारत के तट पर टकराएंगी। और यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठते हुए भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं, चूँकि ये समुद्र के ऊपर से होते हुए आती हैं, बंगाल की खाड़ी में पानी है, वहाँ से ये नमी लेके आती हैं, और जब ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं तो यहाँ पर खूब वर्षा करती है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में कहाँ पर वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा? तो ये होती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है भाई। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से भारी बारिश। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है भारत में, लेकिन अगर हम ज़्यादातर बात करेंगे तो वो तमिलनाडु और यहाँ पर छोटा सा है उड़ीसा का तट, उड़ीसा के तट में भी देखने को मिलती है। तो ये था शीत ऋतु। शीत ऋतु में किस प्रकार से हमारे भारत में वर्षा होती है ये आपने देख लिया होगा। ये पश्चिमी विक्षोभ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उससे भारत में किस फसल के लिए, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे जो वर्षा होती है भारत में वो किस फसल के लिए लाभदायक है? तो देखो कल हमने फसल भी पढ़ा था, रबी की फसल पढ़ा था। रबी की फसल का समय क्या था? देखो यही तो समय था, दिसंबर से मार्च। तो इस समय में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो क्या करेगा? रबी की फसल को बहुत लाभदायक होगी। जैसे कि उत्तराखंड में हम देखते हैं सेब के लिए महत्वपूर्ण है, गेहूं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो भारत के लिए। इसके बाद हम चलते हैं, अब शीत ऋतु हमने पढ़ दिया, अब हम चलेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से है आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, इतना चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और अगर समझ में आ रही हैं तो भाई लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लेना। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे अभी, जो कि मैं शुरुआत में नहीं कह पाया आपसे, मैं कहने वाला था, वो ये कि
देखो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस टॉपिक तो इम्पोर्टेंट करा ही रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर ना करा पाऊँ और वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, वो जो नोट्स है या फिर वो टॉपिक है उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं फ़ोटो भेज दूंगा उसकी, तो आप वहाँ पर से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं होंगे तो इंस्टाग्राम में तो आजकल हर कोई है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूंगा फ़ोटोज़, तो आप वहाँ पर से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जब आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर भी वो लिंक आपको मिल जाएगा, दोनों ही चैनल के मिल जाएगा जो कि इंस्टा और टेलीग्राम है। देखो अब हम बात करेंगे ऋतु में, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में मानसून आता है वो कहाँ से आता है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में यहाँ का जो जल है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो उत्तर भारत की ओर चलने की लगती हैं, तो इसलिए हम इस मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये देखो, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इस तरीके से ये मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से आती हैं। हिंद महासागर से इस प्रकार से आएंगी, ये हिंद महासागर है नीचे, और यहाँ से इस प्रकार से हवाएं ऊपर को आएंगी, भारत की ओर आएंगी ये मानसून। तो हिंद महासागर से ये जो हवाएं आती हैं इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या बोलते हैं भाई? दक्षिण पश्चिमी मानसून। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं भाई, जरा इसको ध्यान से देखना। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून को हम दो भागों में बांटते हैं। देखो यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। कुछ हवाएं हैं, कुछ हवा का रुख इस तट पर करेगा, कुछ हवा का रुख इस तट पर करेगा। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो इसलिए हम इस शाखा को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक हम कहते हैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरा हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखो, भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो ज़्यादा सक्रिय कौन सा होता है? वो होता है अरब सागर की शाखा वाला मानसून। इस मानसून से जो यहाँ से हवाएं निकलती हैं अरब सागर से होते हुए, ये हवाएं ज़्यादा बारिश करती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी वाला कम बारिश यहाँ पर करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है पहले तो। अब देखो, सबसे पहले हम ये बंगाल की खाड़ी वाला ही देख लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, जो कि हमने ऊपर से पढ़ा था उत्तर पूर्वी हवाओं के बारे में। हम यहाँ पर से अब देखने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से होने वाला है। ग्रीष्म ऋतु से देखो भाई, भारत में किस प्रकार से वर्षा होगी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। ये हिंद महासागर, फिर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हिंद महासागर से इस ओर इस तरफ ऐसे आएंगी, ऊपर की ओर चलती आएंगी। ये हवाएं देखो इस तरीके से चलती आएंगी। जब ये आएंगी तो यहाँ पर सीधे टकरा रही हैं। देखो कहाँ पर सीधे टकरा रही है ये वाली हवाएं, ये हवाएं सीधे टकरा रही हैं यहाँ पर क्या है? शिलोंग का पठार है। क्या है? शिलोंग का पठार है, मेघालय है भाई। यहाँ पर क्या है? मेघालय है। जब हमने पठार पढ़ा था भारत में, हमने पहाड़ियाँ पढ़ी थी, उसमें देखा था ना कि मेघालय में शिलोंग का पठार है, और यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंता। गारो, खासी, जयंतिया। गारो की पहाड़ी है, खासी की पहाड़ी है, और जयंतिया की पहाड़ी है भाई। ये भी हमने देखा था इससे पहले। अब खासी में देखो, यहाँ पर जो ये हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून है, यहाँ पर सीधा पड़ता है, जिस कारण सर्वाधिक मात्रा में वर्षा यहाँ पर होती है, और वो पहाड़ी है खासी की पहाड़ी। खासी की पहाड़ी में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये कहाँ पर होती है? ये होती है मासिनराम और चेरापूंजी। यहाँ पर कितनी होती है? 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, और क्वेश्चन बनता है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है शिलोंग का पठार में खासी की पहाड़ी। खासी की पहाड़ी में भी चेरापूंजी और मासिनराम है, जहाँ पर भारत की सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप इसको नोट डाउन कर लो भाई,
क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनको फिर छोड़ के मत आना। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, ये वाली चीज़ें तो हमने देख ली कि बंगाल की खाड़ी से कहाँ पर वर्षा होती है, और फिर ये हवाएं इस प्रकार से रुख कर लेती हैं भारत की ओर। चूँकि यहाँ पर शिलोंग का पठार है, इस पठार को ये पार नहीं कर पाती तो यहाँ पर से इस ओर गति करने लग जाती हैं। तो इस ओर गति करने लग जाती हैं तो ये उत्तर भारत में फिर वर्षा करने लग जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। यहाँ पर है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। अब ये अरावली पर्वत से टकराएंगी हल्की हल्की करके, जब अरावली पर्वत से टकराएंगी, लेकिन अरावली पर्वत के इस तरफ ये नहीं आ पाएंगी। राजस्थान का ये वाला क्षेत्र यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाएगा, राजस्थान के इस वाले क्षेत्र पर वर्षा अभी नहीं हो पाएगी भाई। लेकिन अगर हम बात करें अरब सागर की शाखा, तो अरब सागर की शाखा सर्वप्रथम यहाँ पर टकराएंगी, और ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट। अरब सागर की शाखा सर्वप्रथम कहाँ पर टकराएंगी, पश्चिमी घाट में टकराएंगी, और पश्चिमी घाट में भी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर टकराएंगी, ये केरल में। केरल में जब ये पश्चिमी मानसून आता है 1 जून को, यहाँ पर ये 1 जून को ये टकराता है पश्चिमी घाट पर, तो उस समय ये इतना सक्रिय नहीं होता है जब ये शुरुआत में होता है, क्योंकि जब भी वर्षा होती है तो धीरे धीरे करके होती है। आप देखते होंगे कि अचानक धूप है और धूप के बाद सीधे वर्षा होगी, ऐसा तो होता नहीं है। बादल बनते हैं, हवाएं चलती हैं और फिर मौसम परिवर्तन होता है, तब जाके वर्षा होती है। तो इसलिए जब ये यहाँ पर मानसून प्रवेश करता है उससे पहले कुछ घटनाएँ यहाँ पर घटित होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मानसून पूर्व प्रफोष। ठीक है, मानसून पूर्व फव्वारा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मानसून पूर्व प्रस्फोट या फिर फव्वारा। मानसून पूर्व फव्वारा इसको बोला जाता है जब ये पश्चिमी घाट पर टकराती हैं। और ये मानसून पूर्व प्रस्फोट की घटना कहाँ पर होती है, ये होती है केरल में। और केरल में जब ये होगी तो उस समय केरल में कुछ वर्षा होगी, और जो ये केरल में वर्षा होगी ये आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वो कर लो भाई, इंपॉर्टेंट कर लो। आम्र वर्षा कहाँ पर घटित होती है, केरल में पश्चिमी घाट के अरब सागर शाखा से। उसी प्रकार ये कर्नाटक में आ जाती है, जब कर्नाटक में टकराती है तो कर्नाटक में ये चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। ये जो वर्षा है वो चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है भाई। और ये चेरी ब्लॉसम किसके लिए महत्वपूर्ण है, कॉफ़ी के लिए। यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, हमने कल देखा था। तो चेरी ब्लॉसम जो वर्षा है वो कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है कर्नाटक में। उसके बाद ये जो मानसून है यहाँ पर भी टकराता है, जब ये वाली कंडीशन आती है, जब शुरुआत में मानसून आता है तो पश्चिमी घाट नहीं, पश्चिम बंगाल में इस मानसून को काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन, इसको कर लो, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आम्र वर्षा वाला तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, केरल में होती है या फिर मालाबार तट है। यहाँ पर मालाबार तट है ना, हमने पढ़ा था मालाबार तट कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर से देखो, फिर जब ये वर्षा यहाँ पर टकराती है तो धीरे धीरे करके इस तरह ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में इस तरीके से पूरे भारत में ये प्रवेश करती है और फिर भारत में वर्षा कर देती है ये वाली। तो लास्ट में जब सितंबर का महीना आता है तो सितंबर के महीने तक ये वाली जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत में भी पहुंच जाती हैं, और उत्तर भारत में पहुंचते पहुंचते इनकी हवाएं जो हैं वो मंद गति की हो जाती हैं। इतनी फिर भारी मात्रा में ये वर्षा नहीं कर पाती है। और जब ये यहाँ पर पहुँचती है अरावली में, तो अरावली को ये सीधे पार करके निकल जाती हैं, लेकिन अरावली का ये वाला क्षेत्र तब भी वर्षा नहीं हो पाती यहाँ पर। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है अरावली पर्वत के इस वाले पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर वर्षा कब होती है। यहाँ पर वर्षा तब होती है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर हम इसका जिक्र करेंगे कि वर्षा इसमें यहाँ पर कब होती है। यहाँ पर वर्षा कब होती है इसकी जिक्र हम अभी करेंगे, लेकिन पहले आप इतनी सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो।
जब 15 सितंबर का समय आता है तो ये मानसून जो है वो लौटने लगता है। क्या बोलते हैं? मानसून का निवर्तन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन बोला जाता है, मतलब जब मानसून लौट जाता है भारत से, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मानसून लौटने का समय होगा, और उस समय ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून था ये कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा कर देता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो मानसून निवर्तन से राजस्थान में वर्षा होती है, राजस्थान में वर्षा होती है इस कारण मानसून के लौटने से। और मानसून के लौटने से सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ पर होती है? जब ये नीचे को आएगा मानसून तो ये यहाँ पर वर्षा करेगा। कहाँ पर? पूर्वी घाट में। कहाँ पर वर्षा करेगा? पूर्वी घाट में वर्षा करेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसून के निवर्तन से कहाँ पर वर्षा होती है? एक तो होती है राजस्थान में, दूसरा होता है पूर्वी घाट में। ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं उसको भी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम ये जलवायु वाला जो कॉन्सेप्ट है वर्षा वाला, इसको हम समाप्त करेंगे। एक है ला नीनो, ला नीनो, एक है अल नीनो। एक है ला नीनो, एक है ला नीनो, एक है अल नीनो। यहाँ पर है प्रशांत महासागर हमने पढ़ा था। यहाँ कहीं भारत यहाँ पर है तो यहाँ कहीं था अमेरिका के इस तरफ था, यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका में दक्षिण यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में पेरू वाला क्षेत्र है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में एक पेरू देश है, पेरू नामक स्थान है, वहाँ पर ये घटना घटित होती है, अल नीनो और ला नीनो की घटना। वहाँ पर समुद्र का जल जो है वो कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो समुद्र के जल का ठंडा होना और गर्म होने को ही अल नीनो और ला नीनो कहा जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ इसको? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में यहाँ पर से क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो ला नीनो का प्रभाव जो है भारत में पड़ता है। ला नीनो का मतलब है भारत में वर्षा करेगा, इसका प्रभाव भारत में वर्षा करेगा। ये जब ला नीनो की घटना होगी प्रशांत महासागर के पेरू में, उस समय भारत में वर्षा होगी। लेकिन जब अल नीनो की घटना होगी उस समय भारत में सूखा होगा, भारत में कोई वर्षा नहीं होगी, उस समय भारत में सूखा होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता था कि भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, मैंने उतना बताने की कोशिश की है। बट इसका कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो पूरी 1 घंटे की क्लास इसमें निकल जाएगी, तो वो उस कॉन्सेप्ट पर हम नहीं जाएंगे। सिर्फ आप इतना याद करो कि ला मतलब लाना, और ये ला नीनो जो घटना है वो भारत में वर्षा ला रही है, इसलिए हम इसमें कहेंगे कि भारत में वर्षा ये ला नीनो की घटना करती है। तो आई होप ये है जो कि भारत में वर्षा का वितरण है जो कि आपने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं, देखो भाई, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और देखेंगे सिंचाई के बारे में। भारत में सिंचाई के बारे में बात करेंगे। आई होप जलवायु के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। अब सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की परियोजनाएं होती हैं। पहली है वृहद परियोजना, वृहद परियोजना सिंचाई की। दूसरा है मध्यम परियोजना, और तीसरी है लघु परियोजना, लघु परियोजना। अब ये जो लघु परियोजना होती है, यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लघु परियोजना कितने क्षेत्र में ये सिंचाई की जा सकती है लघु परियोजनाओं से। तो लघु परियोजना से 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को सींचा जा सकता है, से कम भूमि। अगर हम बात करें मध्यम की तो ये होगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई कर सकती है। मध्यम परियोजना जो होती हैं, जो ये वृहद परियोजना होती हैं, ये होती हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को ये सिंचाई कर सकती है।
अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश का है, तो ये है चीन का। और भारत का जो स्थान आता है वो सेकेंड नंबर पर आता है भाई। भारत का जो स्थान आता है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है चीन के बाद। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं सिंचाई से, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किन संसाधनों से की जा सकती है या की जाती है। तो देखो भाई, भारत में सिंचाई के साधन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। भारत में सिंचाई के साधन, भारत में सिंचाई के क्या क्या साधन है। देखो, सबसे पहले हमारा आता है नलकूप तथा कुआं, नलकूप और कुआं। दूसरा में आता है नहर और तीसरे में आता है तालाब। इनके बाद अन्य भी हैं जैसे कि हैंडपंप वगैरह हो गया और सारी चीज़ें हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत में सिंचाई सर्वाधिक मात्रा में किन संसाधनों से की जाती है, तो नलकूप और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई भारत में की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है, तो नलकूप और कुएं से की जाती है, जो कि लगभग 55% के आसपास भारत का क्षेत्र है जो कि नलकूप और कुएं से सिंचाई जिसमें की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में हम देखते हैं आगे को। नलकूप और कुएं से सर्वाधिक मात्रा में भारत में सिंचाई की जाती है। उसके बाद नहरों से की जाती है जो कि 31-32% के आसपास है, 31 से 32%। उसके बाद तालाबों का स्थान आता है जो कि 6% के आसपास है इसका क्षेत्र। उसके बाद अन्य का आ जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से जो है सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करें भारत में सिंचाई वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। भारत में सिंचाई वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा राज्य का नाम, तो ये राज्य होगा यूपी, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में भारत में सिंचाई की जाती है। तो ये था। उसके बाद है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे पर है पंजाब। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई का क्रम है। तो ये होता है सिंचाई का छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना और भारत में स्थित बांध। ठीक है, यहाँ से प्रश्न है, आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना और शेयर करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नदी घाटी परियोजना से है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। नदी घाटी परियोजनाएं, नदी परियोजना, हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करें भाई, चलो हम उत्तराखंड से ही शुरू कर लेते हैं। टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। और यहाँ पर कौन सा बांध बना है, टिहरी बांध बना है, टिहरी बांध बना है टिहरी परियोजना में। और ये किस नदी पर बना है, ये किस नदी पर बना है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना है। ये आपको पता होगा उत्तराखंड के बारे में। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ये बना है। अब यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है, इसकी क्षमता कितनी है इसकी, 2400 मेगावाट है। अब यहाँ पर से एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्या है, एशिया का सबसे
ऊंचा बांध है भाई ये। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, विश्व का, बहुत बार पूछा गया है, विश्व का कौन सा बांध है ये, तो ये चौथा बांध है, चौथा ऊंचा बांध है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है फिर, अगर ये इतना ऊंचा जो है तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर है। ये है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके भारत के भूगोल में पूछे जाते हैं। इसके पीछे से एक झील है, जहाँ पर भी बांध बनेगा उस बांध में पानी रुकेगा और उस पानी को रुकने से एक कृत्रिम झील बनेगी, मानव निर्मित झील बनेगी, जिस झील का नाम है स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ है भाई इसका नाम। ठीक है, तो ये होगी है टिहरी परियोजना। टिहरी के बारे में हम उत्तराखंड के भूगोल में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कब इसकी परियोजना लागू हुई, कब से क्या हुआ। इसमें 2400 मेगावाट में 1000 और 400 का जो है वो किस प्रकार है, कोटेश्वर बांध किस प्रकार है, तो वो सारी चीज़ें हम उत्तराखंड के भूगोल में पढ़ेंगे। लेकिन भारत के भूगोल के कॉन्सेप्ट से, उसके परिदृश्य से ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम देखेंगे अब महत्वपूर्ण परियोजना। दूसरी परियोजना देखते हैं, महत्वपूर्ण परियोजना है भाई भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देखो भाई ये भाखड़ा नांगल जो है ना, ये दो अलग अलग बांध है। एक तो भाखड़ा बांध है और एक है नांगल बांध। क्या है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। ये किस किस राज्य में है, पहले तो ये देखो, जो भाखड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। यह है हिमाचल प्रदेश में। आप बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाखड़ा नांगल एक ही बांध है, एक ही बांध नहीं है ये है दो बांध, एक है भाखड़ा बांध, दूसरा है नांगल बांध, और इनके बीच में जो दूरी है वो है 13 किलोमीटर की दूरी। जैसे टिहरी बांध में कोटेश्वर बांध है और टिहरी स्टोरेज पंप परियोजना है अलग से, और टिहरी का एक मेन बांध है जो कि 1000 मेगावाट का है, जो कि आपने देखा होगा उत्तराखंड में। तो इसी प्रकार ये भी भाखड़ा नांगल जो है वो सिर्फ एक बांध से नहीं बल्कि दो बांधों से मिलकर बनता है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और ये नांगल बांध पंजाब राज्य में है। ये पंजाब में है भाई, जो नांगल है ये पंजाब में है। और दोनों ही बांध किस नदी पर बने हैं, नदी आपसे पूछ ली जाती है तो यह है सतलज नदी। सतलज नदी पर है ये। परसों हमने देखा था नदी किस प्रकार से आती है, ये सतलज नदी इस प्रकार से आ रही है, पहले हिमाचल प्रदेश में आ रही है और उसके बाद ये पंजाब में होते हुए इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से ये पाकिस्तान में चले जाती है सतलज नदी। तो सतलज नदी में यहाँ पर पहले हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध है, फिर यहाँ पर पंजाब है, पंजाब में ये नांगल बांध है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी क्या खासियत है, तो ये 3 राज्यों की परियोजना है। ये क्या है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसमें जो योगदान है वो 3 राज्यों का योगदान है, संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों की। अब देखो कौन कौन से राज्य होंगे वो 3। पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा राज्य है राजस्थान। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाखड़ा नांगल तो हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में है, लेकिन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश का नाम इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर से क्या देखते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लिखो, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर है। 226 मीटर की इसकी हाइट है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ पर है, तो ये भारत में है और इसका नाम है भाखड़ा नांगल।
इसके पीछे से एक झील बनी है, उस झील का भी नाम लिख लो, क्योंकि झील से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछते जाते हैं। उसका नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। और ये कहाँ पर होगी? ये होगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है जो कि ये गोविंद सागर झील है, जो कि भाखड़ा नांगल के पीछे बनी हुई है। अब हम चलते हैं तीसरी परियोजना पर, जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट होगी। देखते हैं वो कौन सी परियोजना है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, तीसरी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये इसकी क्या खासियत है? देखो, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आती है सतलज नदी, यहाँ पर से सतलज नदी आ रही है, और इस तरीके से ब्यास नदी आ रही है, और यहाँ पर पंजाब वाला क्षेत्र है, और पंजाब में कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में एक बैराज बना है, इस बांध बना है जिसको बोलते हैं हरिके बांध। हरिके बांध, ये हरिके बांध कहाँ पर बना है? पंजाब के कपूरथला में हरिके बांध बना है, यहाँ पर बना है। और इस हरिके बांध से एक नहर निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान की तरफ जाती है। यहाँ से एक नहर निकाली गई है इस प्रकार से, और इस नहर का नाम है राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर। और ये बाद में राजस्थान फीडर नहर ही बाद में किस नाम से जानी जाती है? इंदिरा गांधी नहर। ये किस नाम से जानी जाती है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ पर से निकाली गई है? तो ये हरिके बांध से निकाली गई है, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तो ये अब देखो, ये राजस्थान में यहाँ पर आ जाती है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसकी महत्वपूर्ण खासियत क्या है और किस नदी घाटी पर है ये? यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिली है कपूरथला में? सतलज और ब्यास नदी। यहाँ पर दो नदियाँ निकल रही हैं भाई, इन दोनों की संयुक्त धारा से एक बांध बना रखा है हरिके बांध, वहाँ पर से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। यहाँ से जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जो कि सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ से राजस्थान के 4 जिलों में, राजस्थान के 4 जिलों में सिंचाई की जाती है भाई। यहाँ से क्या की जाती है? राजस्थान के 4 जिलों में सिंचाई की जाती है। तो इतनी चीज़ है इंदिरा गांधी नहर से जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 हैं जो कि अब तक हमने कर ली हैं परियोजनाएं। अब देखो और भी हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, उनको अब हम करते हैं। अगली नहर परियोजना कौन सी है उसको देखते हैं। हीराकुंड परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना। सबसे पहले नदी का नाम पूछ लिया जाता है, कहाँ पर है ये? तो ये है महानदी में। हीराकुंड जो है महानदी में है। किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में यहाँ पर है भाई, ये महानदी इस प्रकार से उड़ीसा राज्य में बहती है, और यहाँ पर ये बांध है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध। इसकी जो खासियत है, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा बांध। दुनिया का हो या फिर भारत का हो, भारत का आ जाएगा तब भी हीराकुंड बांध होगा, जो कि सबसे लंबा है, लंबाई है भाई, ऊंचा नहीं है। ऊंचा तो होगा टिहरी बांध, और अगर ऊंचे में भी पूछ लिया गुरुत्वी बांध, तो हमने अभी देखा गुरुत्वी बांध कौन सा था? भाखड़ा नांगल।
अगर हम बात करेंगे सबसे लंबा बांध तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन है बनेंगे तो आप गलत मत कर ले जाना। हीराकुंड हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कुछ और बांध। रिहंद बांध परियोजना, देखो भाई रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? ये नदी है सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी पर है ये। और किस जिले में है? तो ये मिर्ज़ापुर यूपी में है। राज्य कौन सा है? मिर्ज़ापुर यूपी में है ये भी आपको ध्यान में रखना है रिहंद बांध। अब इसमें एक झील है भाई, इस रिहंद बांध के पीछे से एक झील है, वो आपसे महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील है जो कि यहाँ पर स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भाई ये गोविंद बल्लभ पंत झील। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम चलते हैं दूसरी परियोजना जिसको हम बोलेंगे चंबल परियोजना। अगली परियोजना है, ये चौथी परियोजना हो गई। पांचवी हम पढ़ते हैं अब छठी परियोजना है, ये पांचवी हो गई, ये छठी चंबल परियोजना। ये कौन सी है? चंबल परियोजना है। और ये चंबल परियोजना चंबल नदी में है। किस नदी में है? ये चंबल नदी में है। परसों हमने नदियों वाले में देखा था कि चंबल नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, तो आप इसको देख सकते हैं, चंबल नदी पर है ये। और यहाँ पर कुछ बांध हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जवाहर सागर बांध, इस नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं जिनका नाम है जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, और एक और है गांधी सागर बांध। तो ये जवाहर और राणा सागर बांध जो है वो राजस्थान में है। ये दोनों ही कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। और ये गांधी सागर जो बांध है वो एमपी में है भाई। कहाँ पर है गांधी सागर? एमपी में है। एम से महात्मा, जी से गांधी, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और राणा प्रताप कहाँ थे? राजस्थान में थे। और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं, रिहंद पढ़ लिया हमने, चंबल पढ़ लिया, हीराकुंड भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं नर्मदा घाटी परियोजना पर। कहाँ पर चलते हैं? नर्मदा घाटी परियोजना पर चलते हैं। नर्मदा से भी आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं कभी कभार। नर्मदा नदी इस प्रकार से यहाँ पर से प्रवाहित होती है। हमने परसों देखा था, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी है और एमपी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, इस तरीके से ये बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। परसों हमने देखा था। तो ये नर्मदा घाटी परियोजना की अगर हम बात करें, सातवीं परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना कौन सी नदी पर होगी? ये पहली बात तो नर्मदा नदी पर होगी, नर्मदा नदी हो गई। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर से, यहाँ पर कुछ बांध हैं या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना है एक। दूसरा कौन सा है? देखो ओंकारेश्वर परियोजना, ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार, ओंकारेश्वर बांध या फिर परियोजना। और फिर तीसरा है माहेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना। और चौथा है सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर
बांध परियोजना। तो ये ऊपर की जो आपको दिखाई दे रही है नर्मदा, ओंकारेश्वर और माहेश्वर, ये हमको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में, एमपी में। और ये सरदार सरोवर आपने नाम सुना ही होगा, कहाँ पर स्थित है ये? मोदी जी का गढ़ है गुजरात में, वहाँ पर ये स्थित है। इसी पर सरदार सरोवर की सरदार पटेल की भी मूर्ति लगाई गई है, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसकी हाइट कितनी है उस मूर्ति की, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं अन्य परियोजना में, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देखो भाई, नर्मदा हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं दामोदर। अब हम पढ़ते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी यहाँ पर से निकलती है भाई, ये छोटा नागपुर पठार है, इस तरीके से ये दामोदर नदी निकल जाती है। और इस नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसको देखो। यहाँ पर है पंचेत हिल, दूसरा है तिलैया, और तीसरा है कोनार और मैथान। ये सभी बांध किस पर हैं? दामोदर नदी पर है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पंचेत हिल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो ये दामोदर पर है। उसी प्रकार तिलैया, कोनार और मैथान, ये सभी कहाँ पर हैं? दामोदर नदी घाटी में हैं। और ये किस राज्य में पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि माता टीला परियोजना, माता टीला बांध या फिर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बेतवा नदी पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। फिर हम बात करते हैं माता टीला के बाद चेनाब नदी की। चेनाब नदी में कौन कौन सी है भाई? देखो, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से बहती है, परसों हमने देखा था कहाँ पर बहती है। तो चेनाब नदी में सलाल, दुलहस्ती और ये देखो सलाल के बाद है दुलहस्ती, और बगलीहा परियोजना। ये तीनों ही परियोजना कहाँ पर है? चेनाब नदी में। और चेनाब कौन से राज्य में है? ये J&K में। ये तीनों ही परियोजना जम्मू और कश्मीर में है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण परियोजना आपके एग्जाम के लिए हो सकती है, और वो क्या है? कावेरी नदी की परियोजना। कावेरी नदी की परियोजना कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। कावेरी नदी, देखो भाई, कावेरी नदी इस प्रकार से बहती है कर्नाटक से होते हुए, ठीक है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर आती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर कुछ बांध हैं, जैसे कि शिव समुद्रम। कावेरी नदी पर कौन कौन से हैं? शिव समुद्रम। और ये शिव समुद्रम कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूसरा है कावेरी नदी पर, वो है मैटूर बांध। और ये मैटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये है कावेरी नदी पर। अब हम चलते हैं कर्नाटक में कृष्णा नदी। कर्नाटक में है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी में कौन कौन से बांध हैं उसको हम देख लेते हैं। और ये आपका है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पर। और इसके अलावा श्रीशैलम और अलमाटी, श्रीशैलम और अलमाटी बांध,
अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर है। ये है, आपको यहाँ पर से ध्यान में रखने हैं, जो कि एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके इंडिया के ज्योग्राफी से पढ़ी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को इनको करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से लेके आऊँगा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।